रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, वो बड़े भैया का है। पहली जो आवाज निकली है तकदीर मुझे। पेंटिंग का शौक अभी भी है? 74 से 82 तक 24 घंटे पोस्टर पेंटिंग करता। प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्गनगर, इतनी फिल्में थी तो उसमें पोस्टर्स मेरे हाथ के लगे। एकदम से कैसे निकली सर आवाज, जैसे गॉड गिफ्टेड? वो जब तक ऊपर वाला नहीं देता, भले आप गाना कितना भी प्रैक्टिस किए, मिमिक्री पॉलिश की जा सकती, उसको सिखाया नहीं जा सकता। हमारे घर में बॉलीवुड के गाने सुनना मना था, मतलब हे बोले हे काय गाणे काय, हे घाण गाणी असतात, बुरे गाने। 80s 90s को गोल्डन एरा हम बोलते हैं बॉलीवुड का। एज इट इज लता जी गाती हैं, रफी साहब गाते हैं, एआई जो आया उसमें इमोशन नहीं होता। हम लोग लकी हैं कि हमने वो दौर भी देखा। जुम्मा चुमा 80 म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाया कविता जी और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इनके साथ मैंने पेट भर के काम किया। और अमित जी होते, सुदेश जो मेहनत करता उसकी इज्जत होती है। रफी साहब जब टॉप पे थे, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, तब किशोर कुमार को कोई प्लेबैक सिंगर नहीं मानता। पीले पीले उम्र राजा, पीले पीले उम्र जानी। अब आ ही गए तो कर ही दो। वो एक है, उनकी आवाज एक है, लेकिन जब वो बोलते हैं, जिनकी वो आवाज होती है वो बन जाते हैं। जैसे पर्दे पर रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो वहां पर आंख बंद करके बैठी जो दर्शक रहेंगे, पब्लिक रहेंगे, वो अंदाज भी नहीं लगा पाएंगे कि ये बिग बी की आवाज़ है या बिगर बी की आवाज़ है। अब जो ये बिगर बी है, ये जो 90 के दशक के सुपरस्टार है, ये जो संगीत के सुर है, ये सुर और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे सुदेश भोसले जी है। ये वो कलाकार है जिनकी आवाज़ के बिना 90 के दशक का संगीत अधूरा है, या यूँ कहे कि उनके आवाज़ में ही पूरा बॉलीवुड बसता है। हमारे सुरों के सम्राट सुदेश जी, नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और नवभारत की पूरी टीम को 93 साल पूरे करने की जो आपका ये सेलिब्रेशन है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर। और जो आपने कहा रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, वो बड़े भैया का है। मेरा जो है और ये बादशाह की दिख रहे थे सी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 4 रूप तेरा सोना सोना सोने तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। एवरीबॉडी शावा शावा, माहिया से शावा शावा। ये क्या बात है, क्या बात है। हमने आपका स्वागत किया। क्या, थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही बेहतरीन स्वागत था, ये मेरा अब तक का सबसे बेहतरीन स्वागत था सर। ये जो आपकी आवाज़ है, इसको तो सब दीवाने हैं। कितनी आवाज़ें आप निकाल देते हैं। मिमिक्री को जो आपने एक सम्मान दिलाया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन सर, आप पेंटिंग का शौक अभी भी है? जी बिल्कुल है। ये आप पेंटिंग करते थे जब फिल्मों के पोस्टर, उस दौर में जब फिल्मों के पोस्टर्स हाथ से बनवाए जाते थे, तो क्या कहानी है सर, वहां से यहाँ कैसे? मेरे पिताजी एनआर भोसले, वो जब 50-60s में जब हैंड पेंटेड पोस्टर्स, बैनर्स लगते थे, तो मेरे पिताजी का मतलब थोड़ा सा बता दूं कि मुगल आजम, दोस्ती, झनक झनक, पायलबाजी, मतलब वी शांताराम जी की सारी फिल्म्स, दादा कोंडके की सारी फिल्म्स, राजश्री प्रोडक्शंस, जे ओम प्रकाश जी, फिर नागी रेड्डी, तो वो सारे मेरे पिताजी पेंट करते थे। और 1974 में मैं 9th में था, 14 साल की उम्र में, तो मेरे पिताजी को मिलने गया मैं स्टूडियो में, कि बहुत दिन पिताजी आए नहीं थे घर में। और उस वक्त 30, 35, 40 फिल्म थिएटर्स में एक साथ फिल्में रिलीज़ होती थी। तो पिताजी बहुत दिन आए नहीं थे। हम लोग गोरेगांव में रहते हैं और वर्ली में महालक्ष्मी में स्टूडियो था। तो पिताजी को देखने गया और वहाँ देखा कि हर तरफ हेमा मालिनी और राजेश खन्ना। वो उस समय एक पोस्टर बहुत फेमस हुआ था, हेमा जी ऐसे और उनके कंधे पे राजेश खन्ना ने ऐसा सर रखा है। तो ये पिताजी और 10-15 असिस्टेंट्स वहाँ कर रहे। तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं कर लूँ क्या? तो बोले कर ले, कोई बात नहीं, अगर गलत भी हुआ तो हम लोग हैं सुधारने के लिए। तो मुझे वो BST बस के पीछे जो एक वो लगता है ना छोटा, क्या कहते, कुछ 4 फीट बाय 5 फीट का छोटा प्लाईवुड दिया गया और मुझे फ़ोटो दिया गया और मैंने कुछ किया। 15 मिनट में
पिताजी और जितने भी वहाँ पे आर्टिस्ट थे वो कहते ना मुंह खुला का खुला रह गया उनका, मतलब वो हूबहू हेमा मालिनी और राजेश खन्ना बन गए थे। मुझे भी पता नहीं कुछ। आपने वो पेंटिंग मतलब सीखी? पेंटिंग नहीं, मैंने स्केच किया। स्केच किया हाँ। तो मुझे भी नहीं मालूम पड़ा, लेकिन वो इतना हूबहू हुआ था। पिताजी ने तो पिताजी हमारे थोड़े से, हम लोग उनको महाराज बोलते थे, बोले बेटा कल से स्कूल मत जा, तू 1.5 महीना इधर ही रह। और वाकई में 1.5 महीना स्कूल नहीं गया तो स्केच, फिर धीरे धीरे उसको फर्स्ट जो हैंड बोलते हैं उसको फिलिंग बोलते हैं, फिर सेकंड हैंड पेंटिंग, और फाइनली पिताजी फिनिशिंग करते थे। तो फिर उस उम्र में ऐसा हुआ कि मैं पेंटिंग करता, पिताजी बोलते थे बेटा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरे हाथ के मुंबई में बहुत से पोस्टर्स 14 साल 1974 में लगे। और उसके बाद ऐसा सिलसिला हुआ कि 10th को सिर्फ एग्ज़ाम देने गया, फिर कॉलेज में भी सिर्फ एग्ज़ाम देता। मैं 74 से 82 तक 24 घंटे पोस्टर पेंटिंग करता। तो प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्गनरक, मतलब जितनी फिल्में थी तो उसमें बहुत सारे पोस्टर्स मेरे हाथ के लगे। और मम्मी डैडी को यही लगा कि ये आगे जाके पेंटर बनेगा। और मेरी मम्मी सुमन भोसले ऑल इंडिया रेडियो की क्लासिकल सिंगर थी। क्या बात है। मेरी नानी बहुत फेमस दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की, अजमत हुसैन खान साहब की शिष्या। तो एक तरफ प्योर क्लासिकल और एक तरफ पेंटिंग, उस माहौल में मैं बड़ा हुआ। और क्योंकि मेरी पेंटिंग अच्छी थी तो मेरी मम्मी ने कभी एक आध बार मुझे थोड़ा गाना सिखाया होगा, लेकिन सबने ये तय कर लिया था और मैंने खुद ये सोचा था कि मैं आगे जाके पिताजी का पोस्टर्स का बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा। हाँ। और वैसे देखा जाए तो अभी जो भी आप अगर मेरे वीडियोस देखते होंगे, मैं बिल्कुल उसके विरुद्ध था, मतलब बिल्कुल शर्माया हुआ, शर्मीला। अच्छा। हाँ, एकदम डरपोक। कोई घर में आता तो मैं नज़रें भी नहीं मिला सकता था, इतना शाय। और मुझे बिल्कुल भीड़ भड़का, मस्ती पसंद नहीं। और हम लोग गोवा में एक शिरोडा गांव है, कामाक्षी देवी हमारी कुल देवता। तो मम्मी डैडी दोनों गोवा से हैं, तो हमारे घर में बॉलीवुड के गाने सुनना मना था। अच्छा। मतलब हे बोले हे क्या गाने का है, मतलब डांटते थे। उनका मतलब वो कल्चरल शॉक था उनको। अच्छा। क्योंकि वो लोग प्योर क्लासिकल, नाट्य संगीत और सुगम संगीत, इसके अलावा हमारे घर में सुनना कुछ भी अलाउड ही नहीं था। मतलब उस वक्त बॉलीवुड का गाना वो हिंदी घाण गाणे असतात, बुरे ये उड़ले ये क्या होता है, उनको लगता था ये पूरा मतलब ना क्या मिलावट ऐसे। तो पिताजी घर पे होते थे तो मुंबई जैसे पिताजी गए बार बार देखो हजार बार, जैसे पिताजी तो ये माहौल था। और अचानक 78-79 के मैं चुप चुप के बिना का गीत माला सुनता था। अच्छा। और अचानक मुझे ना पहली जो आवाज निकली गले से वो थी, कांप में तकदीर मुझे इतना बता दे, इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तो क्या मैंने पिया है। और दूसरा और माझी मेरे साजन है उस पार। मुझे पता कुछ नहीं था लेकिन आवाज़ निकलती थी। और फिर इसी दरमियान दोस्तों के घर पे जाना हुआ, फिर हेमंदा, किशोरदा, रफ़ी साहब, पंचम दाई, अपने आप आवाज़ें आने लगी। दोस्तों के घर पे बर्थडे में मस्ती करने लगा। और फिर किसी की मतलब बर्थडे हो, पूजा हो, मैं करने लगा। और साथ में पेंटिंग चल रही थी। और अचानक एक दिन मैंने हमारे कॉलेज को कुछ सीनियर्स को सुन के कि आज नव भारत का ये एनिवर्सरी है, आज मुझे बोला आपने नव भारत में देखो पूरे महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर नव भारत, आज आपकी 93वीं ये बरसी है, मुबारक हो, ऐसी कुछ कुछ आवाज़ें निकलने लगी। तो और एक दिन एक फिल्म देखी और 12th में था, किसी को देख के इंटरव्यू में बोला, हे जोरा जान दरवाज़ा खोल दे, ऐसा कुछ। हाँ। और तभी मेरे दोस्तों ने बताया कि मैं अमिताभ बच्चन की नकल कर सकता हूँ। उसमें एक छोटा सा किस्सा है, जिसको देख के मैंने बोला था, उसने तो सुना नहीं, लेकिन जो मेरे साथ था दोस्त,
मिलन तामणकर, वो देव साहब का फैन था। ये इम्पोर्टेंट किस्सा क्यों है, क्योंकि इसने मेरी लाइफ को बदल दिया। तो बोले सुदेश तूने कल जो बोला ना बिल्कुल अमित जी जैसे था। तो मैंने बोला कहाँ यार, अमिताभ बच्चन और मैं, और मिमिक्री कॉमेडी मेरा मतलब नस नस में नहीं था। तो बोले नहीं, कल तूने जो बोला ना जोराजन, वो अमित जी जैसा था। मैं तो ऐसे ही घर चला, वो दूसरे दिन वो टेप रिकॉर्डर लेके आया और वो देव साहब का फैन। अगर टीचर बोले मिलिन स्टैंड अप, यस टीचर। तो मिलिन कैसे कपड़े पहने, इतने गंदे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहन के जा बाहर, तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता माँ। तो वो देवानंद का फैन मुझे बोला, और अमित जी आजकल क्या कर रहे? कुछ नहीं भैया, ये शूटिंग वूटिंग चल रही है ऐसा। और सुना आजकल आपका मीडिया में, अरे ये मीडिया वाले कुछ भी छाप लेते हैं। तो फिर ये रिकॉर्ड करके हमने जब सुना तो अमित जी से जैसा था। फिर मैंने कुछ डायलॉग दीवार जंजीर के लाके फिर मैं अपने बाथरूम के कोने में जाके ना उनको घंटों प्रैक्टिस करता था रिवर्ब आने के लिए। और फिर मैंने एक दिन स्टेज पे किया। और सबसे बड़ी बात ये क्या, ये जब मिमिक्री का बहुत मतलब गोल्डन पीरियड था 80s 90s में, और जब मैंने पहली बार अमित जी की नकल की तब अमित जी टॉप पर थे। हाँ। और किसी ने अमिताभ बच्चन को स्टेज पे सुना नहीं था। अच्छा। शायद मैं पहला आर्टिस्ट था जिन्होंने अमित जी की नकल की। और फिर क्या, यहाँ से चर्चे शुरू हो गए, कुछ ऑर्केस्ट्रा वालों ने बुलाया मुझे, और धीरे 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 कहते ना, उसी वक्त 80s में फ्लेक्स डिजिटल आए, तो जो मेरा ब्रश था वो दूर चला गया और माइक नज़दीक आया, और बस तब से सफ़र चल रहा है। तो ये जैसे जैसे दौर बदलता गया, लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं ना, एकदम से कैसे निकली सर आवाज़? क्योंकि इम्पॉसिबल है ये। हम अगर देखते हैं ना किसी को, वो बहुत रियाज करते हैं ऐसे गॉड गिफ्टेड। नहीं, देखो आप ना गाने का रियाज कर सकते हैं, आप राग सीख सकते हैं, लेकिन जो सुर और ताल है ना वो कुदरतन लगता है। मतलब वो जब तक ऊपर वाला नहीं देता, भले आप गाना कितना भी प्रैक्टिस किए, अगर जैसे आप आजकल एक दौर चल रहा है ना कि सब लोग गा रहे हैं, हाँ। और शोज हाउसफुल भी हो रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। और लेकिन मिमिक्री पॉलिश की जा सकती, उसको सिखाया नहीं जा सकता। हाँ। जैसे मैं इनको बोलूँगा या इनको ना थोड़ा बेस बढ़ाओ या ये फीलिंग्स लाओ, लेकिन अगर सुर है तभी मैं इनको बोल सकूँगा। तो जैसे कुछ कुछ चीज़ें कुदरतन होती है। अच्छा, मुझे खुद नहीं मालूम, मतलब मेरा जो स्वभाव आज भी है कि मुझे शाम को दोस्तों के साथ बैठना, पार्टी करना बिल्कुल पसंद है, लेकिन पहले मुझे ये आवाज़ें बदलने आई और फिर मुझे स्टेज पर करना पड़ा। उसकी वजह से मैं मिमिक्री आर्टिस्ट और कॉमेडियन बना। वैसे मैं मतलब जैसे होते हैं नामचीन कॉमेडियन, जॉनी लीवर या राजू श्रीवास्तव या जो भी है, वो पैदाइशी कॉमेडियन है, उनको देख के ही हंसी आती। मुझे पहले मैं मिमिक्री आर्टिस्ट, मतलब ये अमीन साहनी मुझे बोलते नक्काल, उसकी वजह से मुझे कॉमेडी करनी पड़ी। लेकिन मुझे पता नहीं एक्चुअली, मैं बताना, हाँ मैंने प्रैक्टिस बहुत की, लेकिन इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं, अपने आप आ गया। सर हम मिमिक्री की बात कर रहे थे। मिमिक्री करना, एक आध आर्टिस्ट की मिमिक्री करना वो थोड़ा आसान होता होगा क्योंकि आवाज़ से बोलना पड़ता है, लेकिन आप सिंगर्स की भी मिमिक्री करते हैं वो गाते हुए, तो वो मुश्किल तो होता होगा सर वो बहुत। क्योंकि बचपन से मतलब मम्मी को सुना है, तो मतलब वो गाने का टैलेंट तो पहले ही था, लेकिन ये थोड़ा आवाज़ बदल के गाने का ये एक्स्ट्रा मतलब ऊपर वाले की दुआ से, मतलब कहते हैं ना अपने आप को। और अभी हमने कुछ ऐसे बैठे बैठे गिने थे तो कुछ 19 सिंगर्स और 28 एक्टर्स की आवाज़ में मैं, क्या बात कर रहे हैं सर, वाह। मतलब और ये अपने आप हुआ, मतलब मैंने ऑफ कोर्स उसको पॉलिश किया, लेकिन आवाज़ें अपने आप निकलने। और क्योंकि मैं बोलता हूँ क्यों, क्योंकि अभी के जो एक्टर्स हैं ना उसको मैं नहीं कर सकता हूँ, या होता ही नहीं। एक हमेशा ना सबकी मतलब जिंदगी में एक दौर आता है कि एक ऐसा टाइम था कि कोई भी आवाज़ सुनो इमीडिएटली हम लोग ग्रास्प कर सकते थे। लेकिन अभी के जो जैसे ना ऋतिक रोशन है, टाइगर, उनके हमको इतना नहीं। वो जो नए कलाकार वो बहुत अच्छा करते हैं। इसी से एक सवाल था सर, जब मतलब पहले का जो ज़माना था, मतलब 80s 90s को गोल्डन एरा हम बोलते हैं बॉलीवुड का, आज जो म्यूज़िक रिकॉर्ड होता है
ऑटोटोन रहता है, रिटेक होता है। पहले सर लाइव रिकॉर्डिंग होती थी शायद, तो वन टेक में ही तब गाना कैसा था, वो रिकॉर्डिंग कैसे नहीं, होता वन था? टेक इसलिए होता था क्योंकि उसकी रिहर्सल्स ना 6-6 महीने चलती थी या महीनों चलती थी, विद एक्टर्स भी आते थे वहाँ पे, सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, डायरेक्टर, सारे म्यूजिशियन की घंटों या महीनों, पहले तो 6-6 महीने, अभी तो 8-8, 10-10 दिन रिहर्सल होती है और फिर सेट पे आके उसकी रिहर्सलें 10, 12, 15 रिहर्सल्स और फिर टेक होता था। तो उसकी वजह से क्या होता ना कि गलती करने की गुंजाइश ही नहीं होती। वो क्या होता है, एक दिल एक जान, दो जिस्म एक जान, वैसे हो जाता है। इसलिए वो फीलिंग्स भी, और देखो अगर मैं अभी एक डुएट गाऊं ये सोच के कि वो लड़की ऐसा गाएगी तो उसमें, और वही लड़की अगर उसी वक्त मेरे साथ गाई, वो एक्सप्रेशन देगी तो उसके एक्शन को मैं रिएक्शन दूंगा, तो वो जो उसमें कहते हैं ना इमोशंस या जान, जैसे कंप्यूटर से भी अभी करते हैं ना, एज इट इज लता जी गाती हैं, रफी साहब गाते हैं, अच्छा, एआई जो आया, लेकिन AI उसमें इमोशन नहीं होता। राइट। तो ये लाइफ का अलग मजा है कि, और हम लोग लकी हैं कि हमने वो दौर भी देखा कि जैसे जुम्मा चुम्मा 80 म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाया कविता जी और मैंने। अच्छा, और इसकी मैंने कई इंटरव्यूज में बोला है, सुबह 9 बजे रिहर्सल शुरू हुई थी, रात के 2 बजे टेक हुआ, और मैं बिल्कुल नया नया था, मुझे रिकॉर्डिंग, मैं तो अपना ऑर्केस्ट्रा वाला था ना, और खुद गलती करो और साउंड इंजीनियर को अरे क्या रे रिवर्ब देना क्या है, या खुद गलती करो कीबोर्ड वाले को गुस्से से देखो, वैसे जो हम लोग की कौम है ना, मैं भी वैसे ही था। हाँ, फिर तो बराबर ना, तो लेकिन इतनी प्रैक्टिस, और अमित जी की जान पहचान नहीं थी, और अमित जी ऐसे देखो, मतलब इनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है मालूम नहीं, और डर के गाया था मैंने। अच्छा, और रिहर्सल हुई और अमित जी खुद इतने एक्साइटेड थे वो ओवरऑल ग्रैंडर देख के ना, और अमित जी मेरी, मतलब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, हम लोग महबूब स्टूडियोज में फर्स्ट फ्लोर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वहीं ग्राउंड फ्लोर पे मनमोहन देसाई जी की दूसरी फिल्म का शूटिंग अमित जी कर रहे थे। तो हर ब्रेक में ऊपर चले आते, और जैसे वो आते मैं, अरे यार क्यों आए ये, मैं क्योंकि क्या लोगों के सामने तो मैं अमिताभ बच्चन उनको, अच्छा पहली बार देख रहा हूँ उनको। तो गाना भी ये पहली बार उनके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे, जुम्मा चुम्मा? या नहीं, पहले मैंने अजूबा में गाया था। अजूबा में गाए तो थे, वो उनको नहीं, वो गाना था अरे मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले, अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना, तो ये रिकॉर्ड हुआ। तो अमित जी ने सुना तो बोले ये है कौन, तो शशि कपूर जी, मतलब उनकी आइडिया कि मैं अमित जी की आवाज़ में, उन्होंने मुझे सुना था अमित जी की आवाज़ में। तो ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो क्योंकि शशि कपूर डायरेक्टर थे अजूबा के, तो उनके साथ रणधीर कपूर और ऋषि कपूर भी सुनने आए थे रिकॉर्डिंग, क्योंकि ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन पे ही गाना। तो हमने ये गाना, मैंने और मुन्ना भाई ने गाना गाया, और हम लोग फोटो वोटो हो गए, सब निकल रहे। तो रणधीर कपूर ऋषि को, कम ऑन यार लेट्स गो, व्हाट लेट्स गो, लेट अमित जी कम, बोले व्हाट अमित जी, दिस ही हैज संग द सॉन्ग। तो उनको ऋषि कपूर 4 घंटे से बैठे कि अमिताभ बच्चन अंदर गा रहे। अच्छा, और जब अमित जी ने ये गाना सुना तो बोली ये है कौन, तो शशि जी बोले सुरेश अमित जी से मिलाता हूँ, और मैं उनके लिए पहले गाना गाया था या अली ऐसा। तो मैं गया फिल्म सिटी में और देख रहा हूँ साक्षात अमिताभ बच्चन, और शशि जी मुझे ऐसे पकड़ के ले गए, अमित जी सुरेश भोसले, और मैं ऐसे सर नमस्ते। तो वहाँ से बोले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती, मुझे तो पता ही नहीं चला गाना मैंने कब गाया। तो ये मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। तो उस जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं खुद नहीं पहचाना, तो लक्ष्मीकांत जी के जहन में आई यार ऐसा कुछ करते हैं कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक्टर की आवाज़ में गाना रिकॉर्ड हुआ, और आज तक करोड़ों लोग हैं जिनको पता नहीं कि मैंने गाया। तो उन्होंने मुझे गवाया, वो लंबी स्टोरी है। और गाना जब रेडी हुआ तो अमित जी को बुलाया लक्ष्मी जी के म्यूजिक रूम में, बोले आपके लिए कुछ बनाया, आप सुनिए। अच्छा, किसी को कुछ नहीं है, और मैंने ऐसे डायरेक्ट अपने भारतीय बैठक उनकी है अल्टी पल्टी डाल के मैंने विदाउट माइक्रोफोन पूरा गाना मैंने सुनाया। लक्ष्मी जी प्यारे, अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर निकल, जुम्मा चुम्मा दे वो देकर,
वेरी गुड, टेक कर लो, एक सेकंड में। और पहले जब वो आए ना सीरियस थे, जब ये गाना सुना ना तो मूड में आ गए। और उन्होंने इस गीत में एक पार्ट है, मैं बता रहा हूँ उसको, तो अचानक मूड में आ गए, खुश हो गए, बोले सर मैं एक साउथ अफ्रीका में एक पब में बैठा था, रेगुलर गाना चल रहा था, लोग पी रहे थे, बैठे थे, एक लड़की ने एक धुन सुनाई, पूरा क्राउड फ्लोर पे आके डांस कर रहे, बोले रे दे रा रा दे रे रे दा रा रे, तो मैं बोला चुम्मा दे दे चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे। तो ये अमित जी का कंट्रीब्यूशन। अच्छा। और गाना सुबह 9 बजे शुरू हुआ, और मैं क्योंकि नया था तो मैंने हमेशा कई बार बोला ना, मैंने एक बिस्किट का टुकड़ा खाया ना सैंडविच, कहीं डकार आए, कहीं खराश आए, और मेरी वजह से अगर रीटेक हुआ तो क्या। और मैं उस दिन 25 ग्लास चाय पिया, एक भी दाना खाया नहीं, और रात के 2 बजे टेक हुआ। और कहते हैं ना, वो टेक होते होते स्टूडियो में भीड़ जमा हो गई थी कि कुछ जबरदस्त रिकॉर्ड। और उसमें भी ना रिहर्सल हुई, बोले अमित जी को सुनना है। अभी 80 म्यूजिशियंस, मैं और कविता जी बिना माइक्रोफोन पे, और अमित जी ऐसे थे, और बिना माइक्रोफोन मैं और कविता जी गा रहे, 80 म्यूजिशियन रिदम के सामने। उनको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि हमको खुद सुना नहीं दे। फिर जैसे उनके एक्सप्रेशन देखे, मैंने बोला, नज़दीक गया, सर ठीक है, हाँ वो ठीक है, थोड़ा डायलॉग में वेरिएशन लो, बाकी अच्छा, फिर वापस ऐसे। तो उतने डर में गाया। जैसे टेक अनाउंस हुआ ना, टेक, तो मैंने लक्ष्मी जी को बोला, वो सुन रहे हैं क्या? बोले हाँ, वो तो खड़े कब से। तो बोले मी नाही गाऊ शकत त्यांच्या आवाजात। बोले मुझे, अरे तू डर मत, तो एक काम कर, तेरी आवाज में गा। तो मैंने चुम्मा चुम्मा दे दे, अब उनकी आवाज में गा, चुम्मा चुम्मा, वेरी गुड, टेक करो, ऐसे टेक किया। एंड ये गाना रिकॉर्ड होने से पहले 6 महीने, जब मुझे लक्ष्मी जी ने गाना सिखाया, बोले सुदेश, जिस दिन ये गाना बाहर आएगा, देख तू कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। एंड उस गाने ने, कहते ना, मुझे मेरी छाती पे प्लेबैक सिंगर का बोर्ड लगा दिया। और अभी इस फरवरी में 35 साल हुए जुम्मा चुम्मा को। और आज भी मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ, जैसे एंकर आता है, उनको मालूम है कि सुदेश है शो में, तो पर्दा खुलते पहले जुम्मा की आवाज़ आज भी। और मुझे आजकल, मतलब उस वक्त तो वो चला गा ना, आज यंगस्टर्स के इतने रील्स आ रहे हैं, मतलब आज दुनिया में कोई भी पार्टी, कोई भी हैप्पी ओकेशन इस गाने के बगैर नहीं होता। तो मैं कहता हूँ ना, लक्ष्मी जी, प्यारे जी, बख्शी साहब, शशि जी, जिनकी ये आइडिया थे, और ऑफ कोर्स अमित जी, बिकॉज ही अलाउड मी टू सिंग। तो जितना मैं, कहते ना, धन्यवाद कहूँ, वो तो सर आपकी मेहनत है। आप नहीं, मेहनत, संधीचं सोनं करणं, संधी मिळाली, संधीचं सोनं करणं। पण संधी देणाऱ्यांचं, संधी मिळणं, सोनं तर सगळे, मेहनत सगळे करतात, पण म्हणतात ना, सही वक्त पे सही जगह पहुंचना, और इन लोगों का आशीर्वाद। और दूसरी एक बात बता दो अमित जी के बारे में। देखो, उनकी एक्टिंग, उनके गाने के स्किल्स, उनकी आवाज़, उनका ऑरा, वो बोल, अमित जी से सीखना क्या चाहिए हम लोगों ने, जो नए कलाकार, डिसिप्लिन। क्यों? मैंने जितने गाने गाए ना, हर रिकॉर्डिंग में म्यूजिक डायरेक्टर ने नहीं, मुझे अमित जी ने सुपरवाइज किया। अच्छा। एक पंजाबन, कोड़ी पंजाबन, सुदेश मैं यहाँ थोड़ा ऐसे करूँगा, कोड़ी पटाखा दिल चुरा के लग गई है सोना। और देखिए, मैंने जब जुम्मा चुम्मा गाया था 90 में, जुम्मा चुम्मा दे दे, फिर मैंने जो शाबाशा, रूप तेरा सोना सोना सोनी, आज की आवाज़ करोड़पति वाली, तो वो भी मैंने ग्रेजुअली अपनी आवाज़ को, तो मैं हमेशा कहता हूँ, सिंगर में और प्लेबैक सिंगर में यही फ़र्क होता है। एक गायक, सीखा हुआ गायक, वो गाना गाता है, एक प्लेबैक सिंगर एक्टिंग करता है। अच्छा, अमित जी का और एक, मैं अभी, क्योंकि वो काफ़ी एड फिल्म, मतलब आजकल मैंने देखा कुछ, एक फंक्शन में कुछ यंग एक्टर्स बैठे थे, ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि कौन यार आजकल सबसे बिजी। बोले कोई नहीं, एक ही आदमी बिजी है इंडिया में, 24 घंटे काम कर। तो उसकी एक बात बता दूं, मैं मुथूट फाइनेंस, एवरेस्ट पाव भाजी मसाला, सेलो फ्लास्क,
हिंदी वो करते, बाकी लैंग्वेजेस मैं करता हूँ, असमीज, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु। तो एक किस्सा मुझे बताया कि शूटिंग चल रही थी और जो डायरेक्टर था उस एड फिल्म का, तो नेचुरली वो तो 40 या 45 उनके आधी उम्र का था। तो अमित जी ने एक शॉट दिया और उसने बोला सर ओके सर वेरी गुड, बोले तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा है, एक और करो। आप समझ रहे? तो जब वो आते ना, यहाँ अगर आएंगे ना तो अमिताभ बच्चन बन के नहीं आएंगे, वो एज ए स्टूडेंट आएंगे। ओके। तो अगर म्यूजिक डायरेक्टर उनको गाना सिखा रहा है तो उनकी सुनेंगे कि मैं अमिताभ हूँ, ये नहीं। तो ये मैंने हमारे इन कलाकारों और नई जनरेशन में, मतलब आज भी बिजी क्यों है वो, कुछ लोग जैसे धर्म जी है, शशि कपूर जी, जीतू जी, ये खुद बोलते हैं, मतलब जीतू जी खुद बोलते हैं एक्टिंग से ज़्यादा मैं डिसिप्लिन की वजह से हम लोग चले। देखो मैं हमेशा आज भी कहता हूँ एक्सपीरियंस कि हमारा जो म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या हमारा शो ऑर्गेनाइज़र, वो हमारे भगवान हैं। जब वो आते हैं तो उनको उनका इंसल्ट मत करो, क्योंकि वही नहीं रहेंगे तो हमारे आर्ट का क्या फ़ायदा। तो ऋषि जी का एक किस्सा बताता हूँ। अली असगर पता ना, जो डुप्लीकेट, हाँ, पता है। तो वो ऋषि कपूर जी को मिलने गए एक सेट पे, तो उनकी वैनिटी में गए और बोले सर मैं आपका डुप्लीकेट। तो बहुत अच्छी तरह बात की और अली असगर जब पैर छू के जाने लगे बोले अली कम हियर, एक याद रखना परसी हुई थाली को कभी ठोकर नहीं मारना, समझे? तो ये जो पुराने लोग हैं ना, उनसे एक्टिंग से ज्यादा ये लोग क्या बोलते हैं। आशा जी के साथ 86 से काम कर रहा हूँ। हाँ। कभी उन्होंने मुझे सारेगामा पधनी नहीं सिखा, लेकिन उनके जिंदगी के कुछ ऐसे चीजें सिखाए मुझे। आशा जी ने कहा था फिर म्यूजिशियंस के लिए, सुदेश हे राग वाग काही नसतं, राग वाग के पीछे मत पड़ो, सारेगामा पधनी सा सा नि ध प म ग रे सा, ये आरो और है ना, जितना फास्ट करोगे ना तुम वर्ल्ड में किसी भी स्टेज पे जाओ डरोगे नहीं। गला तैयार करो। अभी कुछ होता है ना, मैं इनका शागिर्द हूँ, मैं इनका और मुंह खोले तो पता चला कि किसके शागिर्द। ते अब क्या करती बोले, मी सुबह उठ के वो जो आवाज में जो वाइब्रेशन, थरथराहट बोलते हैं, वो पहले निकालती, उसके बाद अभी सिर्फ लंग पावर। तो अभी उम्र के साथ साथ छाती, हार्ट और लंग पावर बढ़ाने, तो ये रियाज का एक बार। तो मेरी जिंदगी में किशोर दा, लता जी, आशा जी, अमित जी और जितने हमारे गुरुजन हैं, वो मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इनके साथ मैंने पेट भर के काम किया। और ये लोग ना, देखिए मैं कहता हूँ ना, अभी आज मैं आपके सामने सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन अगर मैं आपके साथ 1 महीना टूर करूँगा ना, तो मेरी असलियत, मेरी औकात क्या आपको मालूम पड़ेगी। मैं कपड़े कैसे पहनता हूँ, मैं मेरे असिस्टेंट्स को कैसे ट्रीट करता हूँ, मैं होटल में कितना खर्च करता हूँ। यहाँ तो मैं सुपरस्टार हूँ, लेकिन असली औकात हमको टूर पे मालूम पड़ती है कि ये रियल सुपरस्टार है या स्टार। तो ये हमने चारों के साथ काम किया, कभी हमने सुना नहीं किसी से कि आमी मोठे। अभी जो कंपटीशन लगती है, अरे वो क्या मेरे सामने क्या गाता है, ना किशोर दा ने कहा किसी कभी, ना लता जी ने, ना आशा जी ने, ना अमित जी ने। और अमित जी बोलते सुदेश जो मेहनत करता है उसकी इज्जत होती है। तो ये कहता ना कि अगर आप पूछेंगे कि स्ट्रगल वगैरह कुछ नहीं होता, स्ट्रगल अगर नहीं हुआ ना तो आज मैं जहाँ बैठा हूँ उसका मज़ा मैं नहीं ले पाता। और मैं इसलिए बोलता हूँ ना, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो जो भी बचपन में रिजेक्शन तो हुआ नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा मार खाया या 3-3 घंटे बैठ के बिना गाए घर गया, 6-6 घंटे एसी स्टूडियो में बैठा और म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला अरे नहीं वो अभी आया है बड़ा सिंगर, उसको एयरपोर्ट जाना, तुम बैठो। ये जो इंसल्ट, सॉर्ट ऑफ नॉट इंसल्ट, जो ट्रीटमेंट मिली ना, उससे मैं डिप्रेशन में या मैंने आत्महत्या नहीं की, मैंने उस गुस्से को ना अपना शस्त्र बनाया, हथियार, कि मैं ऐसा बनूंगा कि मेरे साथ वापस कोई ऐसा ये नहीं करे। अमित जी का ही कहना, मतलब आप लोग कहेंगे कि मैं अमिताभ बच्चन का क्यों बोल रहा हूँ बार बार, इसलिए नहीं कि होगा, बोले अगर कोई आपको उनके गेट से अंदर नहीं ले जा रहा ना तो कंपाउंड से छलांग लगाओ।
और अगर आपको कोई नहीं बुला रहा है, हम लोगों में बहुत कॉम्पिटिशन, अरे वो ऑर्गेनाइजर मेरे को नहीं बुलाता है, उसी को बुलाता है, उसका टीम है, कुछ नहीं। अमित जी बोलते हैं उसको दोष मत दो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो खुद चल के आए। तो मैंने वो चीज़ें फॉलो की और भगवान की दया से अभी 48 इयर्स हुए। मैं जितना काम 40 साल पहले नहीं करता था, मतलब सब फैंस की वजह से या माँ बाप या भगवान आप कहें, तो मतलब ऊपर वाला, गॉड इज़ वेरी काइंड मेरे वहाँ। क्या बात है सर। पूरा पूरा सर ने जो, हम स्ट्रगल तो मैं अभी नहीं कहूंगी, मैं जर्नी कहूंगी उसे सर। स्ट्रगल, और जो लोग बोलते हैं ना मेरे पिताजी गरीब थे, मेरी माँ बर्तन, ये आप उनका इंसल्ट करते, उन्होंने मेहनत की है, राइट, उनकी वजह से आप हैं, ये बोलना नहीं चाहिए। और देखिए, आप जब स्टेज पे खड़े होते या कैमरे के सामने खड़े होते ना, आज आपकी वाइफ ने आपको खाना खिलाया नहीं खिलाया, या आपकी माँ ने आपको रोटी खिलाई, कोई नहीं देखता, आप आज डिलीवर क्या कर रहे हो, राइट। तो मैं गलत समझ रहा, अभी हम जितने भी कलाकार हैं, कभी कभी शाम को 8 बजे शो है और उस दिन सुबह हड्डी पसली टूट रही है, बुखार है, उठने की ताकत नहीं, फिर भी मैं 6 बजे कैसे वैसे उठ के नहा धो के तैयार होके, जब हम शो करके वापस गाड़ी में बैठते, अरे मुझे 3 घंटे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। तो हर कलाकार के साथ ये होता है, वो रंगमंच की देवता हमारी सरस्वती माता या सब कलाकारों में एक वो आशीर्वाद होता है। मेरे कई बार हुआ है कि मुझे लगा कि आज मेरी आवाज़ चलेगी नहीं, या आज मैं कहीं ना कहीं बहुत, और पता चला कि उस दिन का शो सबसे अच्छा हुआ। तो ये सब। और दूसरी बात है ना, पहले मुझे भी लगता था मेरा बंगला हो, मेरी मर्सिडीज हो, वो इतने हज़ारों गाने क्यों गा रहा है, वो इतने करोड़ रुपए, अब होता है वो उम्र के साथ साथ। और मैं सोचता हूँ कि इस उम्र में जो मालूम पड़ा अपने आप, वो अगर 50 साल पहले मालूम पड़ जाता, अगर 20-25 में सबको, तो ये प्रॉब्लम्स ही नहीं होते। आज हर क्षण हर चीज़ को थैंक यू और कुछ नहीं। राइट। तो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। और मैं सच बताऊँ, जैसे हमारे मकरंद पाटनकर जी हैं, और सॉरी मतलब कल आप शो में देखिए मकरंद पाटनकर, जिनकी वजह से ये शो मुझे मिला, रूपाली। तो ये हम लोग ना, क्या कहते हैं ना कि हम लोग ये नहीं देखते हम कौन हैं, स्टेटस नहीं, वी आर अ टीम। ये आप कल स्टेज पे देखेंगे। बिल्कुल। और कभी भी ना, अभी जैसे मैं अमित जी की आवाज़ करता हूँ ना, तो जैसे मैं यहाँ से हटूंगा मैं सुदेश भोसले बन, यस, कुछ हमारे हैं, मतलब नहीं करना, जो रात में भी रजनीकांत बन के सोते हैं, मेकअप करके सोते हैं, तो लोग आपको बड़ा समझे, वो ऊपर वाले की कृपा है। जिस दिन आप अपने आप को समझने लगेंगे, उस दिन समझ लेना आपका डाउनफॉल शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें। क्या बात है, लेकिन क्या बात। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारा जो बॉलीवुड बड़ा बदनाम कर रखा है लोगों ने, तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें बुराई नहीं है, ये मेरा सवाल है। दूसरी बात, हमारे प्रोफेशन में जब मैं नया आया तो पार्टी में पीना पड़ता है, नहीं तो इंसल्ट होती है, सिगरेट पीनी पड़ता है। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने दारू, शराब, सिगरेट, तंबाकू छुआ भी नहीं और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। दूसरी बात, मैंने सुदेश भोसले नाम भी चेंज नहीं, शर्मा नहीं रखा मैंने, उसके बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये सर वहम है। तो सिर्फ मेहनत करो, उसका एग्जाम्पल है अक्षय खन्ना। वो उतना ही अच्छा काम करता था, लेकिन लोग आज उसकी तारीफ कर रहे हैं। जैसे राकेश बेदी, मंझे हुए कलाकार, धुरंधर के बाद लोग, अरे यार क्या एक्टर है। और मैं वापस बोलता हूँ, 60s-70s में रफ़ी साहब जब टॉप पे थे, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, तब किशोर कुमार को कोई प्लेबैक सिंगर नहीं मानता था। अच्छा। इवन कलकत्ता में उनको ले, अरे ये तो छलांग लगाता है उल्टे, रफ़ी साहब गुरु जी। 69 के बाद वही लोग किशोर कुमार जैसा गायक नहीं। हाँ। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि वक्त बड़ा होता है, कलाकार, आदमी, इंसान कुछ नहीं। और जो मिला है, माता पिता का धन्यवाद करो, ऊपर वाले का धन्यवाद करो, नव भारत का धन्यवाद करता हूँ कि आपके इतने बड़े सेलिब्रेशन के दिन हमारा शो रखा। मैं, मकरंद और रूपाली जी, और हमारी पूरी गैंग आ रही है,
हमारी टोली आ रही पुणे से, बिल्कुल मजा आएगा। और मैं भी सबसे कहूँगा कि बड़ी संख्या में आइए, और क्या कहते हैं ना, वादा तो नहीं करता, कोशिश करेंगे कि ऐसी शाम वो एक यादगार शाम रहेगी आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी सर आप आई है हाँ। लाइव सुनने को, तो ऐसे सर को मतलब अभी तो लाइव सुनना है थोड़ा हमारे दर्शकों को भी जो नहीं आ पाएंगे वहां पे। सर जी। किशोर दा हो गए, रफी साहब हो गए, मुकेश जी हो गए, इनके जो आवाज थे, मतलब जैसे अगर किशोर दा के गाने सुनो तो थोड़े चुलबुले रहते हैं, मुकेश जी के सुनो तो थोड़े मीठे रहते हैं, आर डी बर्मन जी, रफी साहब के थोड़े सीरियस ऐसे सॉन्ग रहते हैं। उन सॉन्ग्स को आप अलग अलग वेरिएशंस में गाते हैं, उनकी आवाज में गाते हैं, तो एक बार थोड़ा उनकी मिमिक्री आप हमें करके तो दिखा ही सकते हैं अभी। मैं मिमिक्री नहीं करूँगा, लेकिन इनके ना जो मुझे पसंद है, ऐसे ही जो चलेगा। आती रहेंगी बहारें, हो जाती रहेगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है, हो आती रहेंगी बहारें, हो जाती रहेंगी बहारें, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिज़ां को ये इल्जाम क्यों दे दिया, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम, ये महफिल सही दिल है, हा, हा। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। सिंगर्स के तो आपने सुने, एक्टर्स की आवाजों में जो मैंने खुद गाए हैं, पीले पीले उम्र राजा, पीले पीले उम्र जानी, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। तो ऐसे कुछ क्या बात है सर, क्या बात है सर की, मतलब तारीफ शब्द कम पड़ रहे हैं सर। अब आई गए तो कर ही दो। बहुत ही जैसे मैं करूंगी ना कि एक बेमिसाल सुरों के सरताज जादुई जिनकी आवाज, सुदेश भोसले जी आज हमारे साथ थे। सर समय कम था, ऐसा लग रहा था कि आपको सुनते जाए। जिस तरह से आप बता रहे थे वो क्या समय रहा होगा, जो गोल्डन एरा 80s 90s, आप काफी कुछ बातें मिस करते होंगे उस समय की। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे यादें हैं जो आपसे और भी जानने हैं। हम फिर से एक बार मिलेंगे। लेकिन एक बात है कि सर नागपुर में आए हैं, महाराष्ट्र और भोसले इनका एक पुराना नाता रहा है, और नागपुर में भी भोसले घराने, जो नागपुर पूरा बसा है वो भोसले घरानों से ही बसा है, और एक संगीत की दुनिया के जो भोसले हैं वो आज हमारे साथ है। और हमारे महाराष्ट्र के ना दादा कोंडके जी, वो आज तुमच्या नवभारतला 93 वर्ष पूर्ण झाले. मी पण तेव्हा जन्मलो नव्हतो, तेव्हा आपले ब्रिटिशर्स होते, त्यांच्या समोर तुम्ही एवढा मोठा पेपर, तुम्ही नाही हो, तुमच्या आजोबांनी एवढा मोठा पेपर सुरू केला आणि एवढी मोठी वाटचाल. तुम्हाला खूप 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 शुभकामना. आणि असंच माझ्यासारखे पत्रकारितेचे जोडाक्षर वापरतो, पत्रकारितेच्या ह्या दुनियेमध्ये तुम्ही सगळ्या पेपरवाल्यांना मागे टाकून ह्या पेपर न्यूजपेपरच्या या दुनियेत तुम्ही माझ्यासारखे दादा व्हा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आता तरी सोड मला. जिस तरह सर की सादगी, सर का अपने कला के प्रति समर्पण है वो सराहनीय है। सर आपके सादगी पे मुझे लगता है आपके पिताजी का प्रभाव है, और आपके जिभा पे जो है आपके माताजी का प्रभाव है, और आपके दिल पे आपके श्रोताओं का प्रभाव है, और इसीलिए आज सुदेश भोसले जो है हमारे सामने है। सर बहुत बहुत शुक्रिया नवभारत में आने के लिए। जिस तरह सर का
अभी संघर्ष तो सर नहीं बोलेंगे, जर्नी रही है, जिस तरह उन्होंने काम किया है, हम जैसे यंगस्टर्स के लिए ये बहुत ही ये पॉडकास्ट देखना तो मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से उन्होंने बताया है, जिस तरह से उन्हें लेजेंड्स के साथ उन्होंने काम किया है, उनसे सीखा है, और आज मतलब सर आए, मैं भी एकदम सुन ही रही थी, मुझे सवाल क्या पूछना है क्या नहीं, बस मैं सुनते जा रही थी, सुनना हो गई, सुनना हो गई, सच में हो गई जिस तरह। आणि आज मेरे को नव भारत के दरवेळेस ऑफिस में संत्रे पाहिजेत, मी ते सोलवणार आणि त्यांची बर्फी करून एअरपोर्टला विकणार. क्या बात है, और सुन कर रहे हैं सर। कळलं का, ये मराठी में था, संत्र्याचा रस काढणार. हे सगळं एडिट करा, नाही त्याला मला सेन्सॉरची कात्री माझ्या चड्डीच्या नाड्यावर लागेल. संत्र फेमस होऊन जाणार आहे, काही नाही, आता हे संत्र फेमस होणार आहे नागपूरच्या. आणखी बहुत बहुत शुक्रिया सर. और ऐसी अरे चहा मस्त होता, फक्त थंड होता. अभी सर लगता है फुल मूड में आ रहे हैं. नहीं, धन्यवाद धन्यवाद फिर एक बार नव बहुत भारत की शुक्रिया सर। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका ये वृत्तपत्र बहुत कामयाबी करे, तरक्की करे, और आपकी वजह से इस नव भारत न्यूज़पेपर की वजह से समाज में, समाज के लोगों को मदद हो, समाज में प्रबोधन हो, और आप लोगों की, आपकी जो आप ये न्यूज़ देते हैं उससे लोगों को बहुत बड़ा गाइडेंस मिले, यही शुभकामना. बहुत बहुत शुक्रिया सर. तो आज देश जी हमारे साथ थे, उनके बारे में हमने जाना, और ऐसी कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको बताएंगे. तब तक मेरे साथ देखते रहिए नव भारत पॉडकास्ट. नमस्कार. नमस्कार.